हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट में डाला है। ठीक है, लेकिन हम इसको रिवीजन के जैसे करेंगे प्रिपरेशन, ताकि इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के बाद आपका रिवीजन भी हो जाए, फॉर्मूला का रिकॉल हो जाए सब। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं अभी। बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक, जैसा कि हम लोगों को पता है कि सेक्शन ए जो है हमारा, उसमें हमारे पास होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे और हमें जवाब देना है सिर्फ 50 क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप उन्हीं क्वेश्चन को टिक करिए जिसमें आप 100% कंफर्म है। रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। और 50 क्वेश्चन मैट्रिसेस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और कैलकुलस, इतने ही से आपका 50 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होके जवाब देना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा प्लस माइनस या कुछ भी अगर छूट गया तो आपका एक नंबर चला जाएगा। और ये सॉलिड नंबर है, जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है ये सॉलिड नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कॉर्टेक्स का डिफरेंशिएशन पूछता है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो लगे हाथ हम लोग याद कर लेते हैं किसको, tan x का सेक स्क्वायर एक्स होता था प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का माइनस हो जाता था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता था। अब यहां पे जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसके लिए एक फॉर्मूला याद करिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, और ब्रैकेट में होता था एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन भी रहता था एफ एक्स और एफ डैश एक्स, उसका डिफरेंशिएशन है। तो ये हो जाता था e टू द पावर x एफ एक्स और प्लस c। ठीक है, तो होता क्या था कि आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि एफ एक्स कौन है। जैसे आप खुद देखिए कि अगर आपने यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिया तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, यानी कि एफ एक्स को क्या लेना पड़ेगा, साइन एक्स। क्योंकि अगर आपने एफ एक्स को कॉस एक्स ले लिया तो एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स होना चाहिए, तो वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स की जगह पे क्या आ गया, साइन एक्स आ गया, तो e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स और प्लस c। तो इसका भी बी आंसर सही हो गया। फिर उसके बाद है 0 से a f ऑफ x dx। तो देखिए मैंने बोला था मैं रिवीजन कराते हुए चलूंगा। सबसे पहले जो मेन फॉर्मूला है a से b एफ एक्स dx। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो a प्लस बी माइनस एक्स dx होता था, और इसका स्पेशल केस होता था कि अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स dx हो, तो आपको क्या करना है, 0 से a लिमिट सेम ही रखना है और a माइनस एक्स dx हो जाए। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन मिलता जुलता है सारा, तो आप देख लीजिए सी लग रहा है ना, सेम टू सेम है। 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स, और यहाँ पे b में x माइनस a दिया, तो हड़बड़ा के कुछ नहीं करना है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ए टू दी पावर एक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि log x टू दी पावर m अगर रहता था तो log का फॉर्मूला कहता है कि जो पावर में है वो गुना में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप उस रूल के हिसाब से चलेंगे तो यहां पे आप देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, तो यहां पे डिफरेंशिएशन तो करेंगे, पर किसका, x इंटू लॉग ए का, और a हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है। तो अगर आप log a को बाहर कर देंगे तो क्या बचा, dx बाई dx, जो कि कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, log a होगा। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ठीक है, अब आ जाइए 5 नंबर पे। 5 नंबर भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी होता था, लेकिन यहां पे एफ एक्स ना देके एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी दे दिया। तो आप एक काम करिए, पुट ए एक्स प्लस माइनस बी इज इक्वल टू जेड पुट कर दीजिए। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू डी एक्स बाई डी एक्स और b प्लस माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि b तो कांस्टेंट है, और यहां पे हो जाएगा dz बाई dx। हमें किसका मान निकालना होता है, dx का।
तो dx का मान क्या हो जाएगा 1 बाई ए डी जेड। जब आप इसमें पुट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी है, हमने ए एक्स प्लस बी को माना था जेड, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश जेड, और dx की जगह पे क्या हो जाएगा 1 बाई ए डी जेड। 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, और एफ डैश जेड डी जेड, तो इसका क्या हो जाएगा एफ जेड और प्लस सी या प्लस के। तो जेड हमने माना किसको था, तो बस उसका वैल्यू लिख दीजिए एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी और प्लस सी। ठीक है, तो उस हिसाब से अब देखिए कि यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, उसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन है, 0 से लेके 4 तक किसका इंटीग्रेशन करना है, रूट एक्स का। तो अगर आप इसको अच्छे से लिखते हैं तो 0 से लेके 4 तक x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 dx, और जब आप इसका करेंगे तो x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो नीचे आ जाएगा 1 बाई 2 जो कि गुना में चला जाएगा, और यहां पे हो जाएगा x टू द पावर 1 बाई 2, 1 बाई 2 घटा 1 में से, तो 1 बाई 2 बच गया। और यहां पे लिमिट पुट करना है 0 से लेके 4 तक, 0 पुट करने पे तो 0 ही हो जाएगा लोअर लिमिट, तो 4 टू द पावर 1 बाई 2। ठीक है, 4 टू द पावर 1 बाई 2, तो 4 टू द पावर 1 बाई 2 क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 4, यानी कि आपका सही ऑप्शन है इसका सी, 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से 7 है, अगर आपको बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो 1 प्लस एक्स को टी पुट कर दीजिएगा तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, तो ये log t हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो दिस इज log 1 प्लस एक्स, और हमें लिमिट क्या पुट करना है 0 से लेके 1 तक। अगर आपने लिमिट पुट कर दिया तो ये हो गया log 2 माइनस log 1। देखिए, या तो आप log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाइएगा तो log 2 बाई 1 होगा जो कि 2 ही हो जाएगा, और नहीं तो अगर आपको पता है कि log 1 का वैल्यू 0 होता है तो वो भी पुट कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा। आपको जो जैसा भी क्लिक कर जाए उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या आया log 2। अब 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में कहता है x sin x dx, तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि हमें इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो आइलेट के हिसाब से x निकल जाएगा बाहर, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, sin x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, और फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा उसका एक बार और से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिए तो x इंटू साइन एक्स का क्या हो गया माइनस कॉस एक्स, माइनस तो यहाँ पे है ही, इंटीग्रेशन dx बाई dx 1, और यहाँ पे हो गया माइनस कॉस एक्स और इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो कुल मिला के आपके पास क्या आया माइनस एक्स कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और प्लस के करिए या सी करिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो 8 नंबर में आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपसे मिलता जुलता है, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस के सेम ही है। अब उसी तरह से है 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अगर आपको याद है इंटीग्रेशन का रूल तो आपको पता होना चाहिए कि अगर साइन का पावर ऑड है तो पुट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, कॉस थीटा को टी पुट करिएगा तो साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी होगा। बहुत आसान सा कंसेप्ट है ये। ठीक, लेकिन एक चीज और समझाया गया था कि अगर आप यहां पे कुछ भी पुट करेंगे तो लिमिट जो है वो तो थीटा के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, और आपने इसको टी पुट कर दिया, तो आप देखिए कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 तो दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू 1, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन t इज इक्वल टू cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, यानी कि लिमिट 0 के केस में 1 आ गया और पाई बाई 2 के केस में 0 आ गया। और यहां पे क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा, ये जो है आपका साइन थीटा डी थीटा, क्यों, क्योंकि हम इसको चेंज कर पाए, और ये क्या हो जाएगा 1 से 0, हमने लिमिट पहले ही चेंज कर दिया है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर उसके बाद साइन थीटा डी थीटा की जगह पे हम माइनस डी टी कर लेते हैं। अब चाहे तो एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर आपने लिमिट को स्वैप किया तो यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा।
ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को टी माना था, तो ये टी स्क्वायर, और यहाँ पे है देखिए माइनस डी टी। अब ध्यान से देखिए, पहले भी माइनस लग चुका है और यहाँ भी माइनस है, तो ये तो प्लस हो गया। तो 1 का क्या हो जाएगा टी, और ये क्या हो जाएगा माइनस टी क्यूब बाई 3। अब लिमिट क्या पुट करना है, तो लिमिट पुट करना है 0 से लेके 1 तक। तो 0 से लेके 1 तक लिमिट पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करने में 1 माइनस 1/3 और माइनस 0, क्योंकि टी की जगह पे 0 पुट करिए वही, और टी क्यूब बाई 3 की जगह पे पुट करिए तो वही। तो कुल मिला के सब्सट्रैक्ट करने के बाद आ गया 2/3। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 2/3, तो इसीलिए ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा। देखिए 3/2 है, 3/4 है, तो कंफ्यूजन ना हो। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया सी। क्या आ गया, ऑप्शन सी। अब 10 नंबर क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको पुट करना पड़ेगा फिर से। ठीक, तो आप क्या करिए, पुट कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ही टी पुट कर दीजिए। हम इधर थोड़ा लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करिएगा तो एक्स ए स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो 2x dx, तो x dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 dt। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि when x is equal to 0, x is equal to 0, then t is equal to x square, x is equal to 0, then t is equal to a square, and when x is equal to a, this implies that t is equal to 0। तो इसको थोड़ा ध्यान से, लिमिट को थोड़ा ध्यान से हैंडल करिएगा। 0 के केस में आपको आ रहा है a स्क्वायर, और a के केस में आ रहा है 0। x dx की जगह पे आपको पुट करना है माइनस 1/2 dt, और नीचे हो जाएगा रूट अंडर टी। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होते हैं, अगर आप इसको स्वैप करते हैं, अपर को लोअर में, लोअर को अपर में भेजते हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ही है ऐसा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, कि ये क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस साइन लग जाता है। तो आप क्या करिए, माइनस साइन लगा दीजिए पहले, और माइनस 1/2 पहले से है, dt में जो प्रोडक्ट हुआ था, तो ये हो गया 0 से a स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये रूट अंडर t था, तो यहाँ पे कुल मिला के t के पावर माइनस 1/2 dt हो गया। ठीक, अब आप इसका आराम से इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये तो प्लस 1/2 हो गया, तो 1/2 और t टू दी पावर हाफ माइनस में है, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो t टू दी पावर हाफ बाई हाफ, और लिमिट क्या हो गया आपका 0 से a स्क्वायर। देखिए यहाँ भी हाफ है गुना में, और यहाँ डिवाइड में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर पुट करना पड़ेगा अपर लिमिट, और माइनस 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर और 1/2, तो पावर का पावर गुना हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनल वैल्यू क्या आया, दैट इज a। ठीक है, 10 का c हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं, तो देखिए ये भी आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, सॉरी इंडेफिनिट नहीं है। तो अब इस केस में क्या करते थे, मॉड एक्स है, तो -1 से 0 मॉड एक्स dx, और फिर 0 से लेके 1 तक मॉड एक्स dx करते थे। क्यों, क्योंकि मॉड एक्स अपना मान बदलता है, 0 से बड़े होने पर ये पॉजिटिव x हो जाता है, और 0 से छोटे होने पर ये निगेटिव x हो जाता है। तो -1 से 0 माइनस एक्स dx, और प्लस 0 से लेके 1 x dx, मॉडुलस का डेफिनेशन ही ऐसा होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या पुट करना है -1 से 0, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या पुट करना है, तो 0 से 1। ध्यान से लिमिट पुट करिएगा, अगर आप अपर लिमिट पुट करते हैं 0 तो माइनस, और यहाँ पे माइनस एक्स की जगह पे -1 रखिएगा तो 1 ही आएगा, यानी कि 1/2 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस, अगर 0 पुट करते हैं तो 0 ही हो जाएगा। तो यही आपका फाइनली आ रहा है, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। 1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया 1। तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, सी। ऑप्शन क्या आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें आपको यूज करना पड़ेगा क्या, प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए कि जो दिया हुआ है हमने उसको मान लिया i, और ये हो गया 0 से π/2 log tan x dx, इसको 1 मान लीजिए। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि अभी जस्ट वो क्वेश्चन में भी था, 0 से a f x dx इज इक्वल टू 0 से a
एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, जीरो से लिमिट स्टार्ट होना चाहिए। देखिए यहां से जीरो से ही स्टार्ट है, तो जीरो से पाई बाई टू, और यहां पे क्या हो जाएगा लॉग tan पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी कि जहां जहां एक्स है वहां पे आप फंक्शन में पुट कर सकते हैं सर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट जीरो से पाई बाई टू लॉग कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है, लॉग कॉट एक्स डीएक्स। अब क्या कीजिए, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ऐसा मत समझिए कि ये ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने से हो सकता है कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है इस तरह के क्वेश्चन। तो जब देखिए आई का वैल्यू इतना और इसी आई का वैल्यू इतना, जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो आई प्लस आई क्या हो गया एलएचएस में, एलएचएस में हो गया 2i, और आरएचएस में लिमिट तो सेम है जीरो से पाई बाई टू। तो यहां पर अगर आप अंदर में लिखेंगे ब्रैकेट में तो ये क्या हो गया log tan x प्लस log cot x, और log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n। तो यहां पर क्या हो गया जीरो से पाई बाई टू, और यहां पे हो गया log tan x इंटू cot x, और log tan x इंटू cot x क्या होता है 1 होता है, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो ये पूरा वैल्यू ही 0 आ गया, इंटीग्रेशन के पहले ही 0 आ गया, log 1 का वैल्यू क्या हो गया 0। तो यहां पर क्या हो गया कि ये हमारा वैल्यू दे दिया 0, ठीक है, 12 का आंसर क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर क्या है 13 नंबर क्वेश्चन है, तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। तो कुछ नहीं करना है, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है, लिमिट पुट कर दीजिए, जीरो से लेके 1 थे तो e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर 0, यानी कि e माइनस 1। अब e माइनस 1 कहां पे है, थोड़ा सा देखिए, ऐसा नहीं कि b में दिख रहा है, तो एक बार चारों ऑप्शन को थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत समय रहता है 50 क्वेश्चन करने के लिए। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना कि जो सबसे आसान क्वेश्चन होता है वही हम लोग गलत करके आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इस फॉर्म का है, जो कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और इस क्वेश्चन में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे e टू दी पावर p dx करके, ठीक है। तो यहां पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ रहा है, हमें इसका आंसर नहीं पूछ रहा, हमें क्या पूछ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो p की जगह पे क्या है, तो माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस को मत छोड़िएगा नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। अब यहां पर इंटीग्रेशन करना है तो पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू डी टी, ठीक है। तो माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई टू डी टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, माइनस को रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो e टू दी पावर 1 बाई टू को करिए बाहर, और ये हो गया 1 बाई टी टी टी। 1 बाई टी क्या होता है लॉग, अब e टू दी पावर लॉग रहता तब तो हट जाता, पर 1 बाई टू है तो जो गुना में रहता है वो पावर में चला जाता है। तो e टू दी पावर लॉग टी का पावर हाफ, टी का पावर हाफ का मतलब रूट टी, और e टू दी पावर लॉग खत्म हो गया तो कुल मिला के क्या आया रूट टी, और टी हमने माना किसको था, तो टी हमने माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनली हमें मिला क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा इसीलिए क्योंकि सब जब एक बार आप देखेंगे, अगर आपने पढ़ा है और एक बार जब आपके नजर के सामने से गुजरेगा ना, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा 14 नंबर का डी, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हुआ हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर दिया हुआ है x dy प्लस y dx। अगर आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तो दिस इज नथिंग, दिस इज d ऑफ xy। और आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ d, मान लीजिए यहाँ पे fx ही है, d ऑफ fx रहे, तो इसका फाइनल आंसर हो जाता है fx प्लस c। यानी इंटीग्रेशन और जो डेरिवेटिव वाला dx होता है, अगर उसके बीच में कुछ भी नहीं है तो वो वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या मिला xy प्लस c, चूंकि c की जगह पे k दिया है तो राइट ऑप्शन इज सी। फिर भी अगर कुछ मिस होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा मिस हुआ है, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन से कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स बाई वाई। तो हम इसे कैसे बनाएंगे वेरिएबल सेपरेबल से।
y वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ, तो x dx, और यहाँ पे क्या हो गया y dy, y भाग में था तो उधर भेज दिया हमने, गुना में चला गया, और यहाँ पे dx को हमने RHS में भेजा तो ऐसा हो गया। जब हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर लेते थे तो हम लोग इंटीग्रेशन करते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमने मान लिया, c मान लिया। अब अगर आप इसको इधर ले आएंगे तो थोड़ा सा सजाने आना चाहिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। किसी ने बोला यार बाई 2 जो है वो भगा उसको, तो 2 से गुना कर दिया तो 2c हो गया। अब 2c को आपने कहा कि भैया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमने k मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग के मान सकते हैं, k स्क्वायर मान सकते हैं, जैसा ठीक लगेगा हम मान लेंगे, जैसा हमें लिखने पर मेरा थोड़ा आंसर ज्यादा अच्छा लगेगा तो हम वो लिख लेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। अगर यहाँ पे अगर आपको फंसाना भी चाहे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c भी सही ऑप्शन होगा। अगर यही क्वेश्चन IIT JEE में है और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, मोर देन वन ऑप्शन सही होते हैं। तो पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, और तीसरा ऑप्शन ऐसे ही दे दे, तो हो सकता है कि वो तीनों सही हो, पर आपको क्या आया, आपको नॉर्मल सा ये आया, आपने एक टिक किया, आगे निकल गए, तो फिर वहां पे निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो IIT JEE का फॉर्म जरूर भरिएगा, एक्सपीरियंस लेना चाहिए सभी चीज का। अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 1 by dy by dx इज इक्वल टू m का डिग्री क्या है, तो देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, dy by dx, ठीक है, dy by dx को एक आलू के जैसे समझिए, तो आलू प्लस 1 by आलू है, तो ये क्या होगा, जब आप बटा का जोड़ करेंगे तो ये इससे गुना हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, dy by dx का होल स्क्वायर, जैसे बटा का जोड़ करते थे वैसे ही बाई, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में होगा dy by dx, जो कि उधर जाके m से गुना हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m इंटू dy by dx। तो जैसे ही आपको मिला तो आपको क्या समझ में आ गया कि भैया हमारा आंसर इसका क्या होगा, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो इंडेक्स होता है, तो यहाँ तो एक ही डिग्री है ना, तो एक ही डिग्री है, 2 डिग्री होता है तो 2 डिग्री वाले का देखते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका पावर देखते हैं, उसका इंडेक्स देखते हैं, तो एक ही डिग्री का है और हाईएस्ट पावर क्या मिल रहा है हमें, 2, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है, लॉजिक के साथ लिखना है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा ऊपर चला गया ये, कि 0 से पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब अगर आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला याद है तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो असल में पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि पाई बाई 2 कांस्टेंट था, तो पाई बाई 2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया, तो क्या हो गया, x हो गया, और 0 से पाई बाई 2 पुट करना है, x की जगह पे पाई बाई 2 पुट करिएगा, तो पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, और माइनस 0 करने से कोई फायदा होना नहीं है, तो कुल मिला के पाई बाई 2 का होल स्क्वायर आ गया। ऐसा ऑप्शन है नहीं है, पाई स्क्वायर बाई 4 है, यानी इसको तोड़ के लिख दिया पाई स्क्वायर बाई 4, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। ठीक उसी तरह से d अपॉन dx ऑफ e टू दी पावर ax, ये भी क्या है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, कैलकुलस पोर्शन से आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप मैट्रिसेज, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और कैलकुलस से ही क्वेश्चन कर पाएंगे, 50 क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी बैकअप के लिए वेक्टर 3D या फिर सेट थ्योरी कोई भी एक रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना कहे हुए आपका सिलेबस 50% कम कर दिया गया है। जैसे ही क्वेश्चन को डबल कर दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे अगर मेरे पास 5 ऑप्शन हुआ करते थे, अब वहां पे हमारे पास 10 ऑप्शन है चुनने के लिए, तो उस केस में आपका सिलेबस ही 50% हो गया। तो चलिए इसको करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर ax, तो यहां पर लगाएंगे चेन रूल, तो ax के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर ax का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो e टू दी पावर ax, तो ax हो जाएगा, और यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और dx by dx हो जाएगा 1, तो a इंटू ई टू दी पावर ax। अब देख लीजिए ध्यान से जरा, तो c हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है, ये लिमिट का क्वेश्चन दे दिया। आप देखिए, लिमिट तो पढ़ना है किसमें, 11th क्लास में, पर लिमिट का कंसेप्ट तो वो कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप 11th पास करके ही 12th में आते हैं, तो जब अगर लिमिट ही नहीं आएगा तो डिफरेंशिएशन कहां से कर पाएंगे। एक नॉर्मल सा लॉजिक आप ये लगा सकते हैं कि भैया लिमिट x टेंड्स टू कहां पे है, 0 पे है, तो इसका अगर लिमिट आएगा तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी,
और जैसे ही कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, अगर आपने लिमिट पढ़ा होगा तो इसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, हम भूल जाते हैं क्या आएगा, कुछ भी आएगा एक कांस्टेंट ही आएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर आप करके बताओ, तो करके भी बता देंगे, डी अपॉन डी एक्स है, लिमिट याद रखिए। तो यहां पर जो है e टू दी पावर माइनस एक्स है, तो अगर आपने यहां पे लिखा लिमिट x टेंस टू जीरो e टू दी पावर x माइनस वन बाई e टू दी पावर x बाई x, ऐसा कर दिया आपने। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो d अपॉन डी एक्स तो हमारा बाहर है ही, मेन काम है लिमिट का, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू एक्स, तो माइनस वन बाई एक्स और इंटू वन बाई e टू दी पावर x, थोड़ा सा अलग अलग करके लिख दिया, इसमें दो से गुना किया, दो से भाग कर दिया, तो ये एक फॉर्मेट में आ गया। अब वो फॉर्मेट कौन सा है, जरा याद करिए आप, फॉर्मेट क्या हुआ करता था हमारा, कि अगर हम यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर से लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो e टू दी पावर fx, fx की बात कर रहे हैं, ये लिमिट fx टेंस टू जीरो e टू दी पावर fx माइनस वन बाई fx अगर हो तो इसका वैल्यू वन होगा। अब fx की जगह पे वन हो, x हो, x स्क्वायर हो, कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो e टू दी पावर टू एक्स माइनस वन बाई टू एक्स है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, वन, टू तो टू ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन तो करना ही है, लेकिन पहले लिमिट तो निकाल ले, तो इसका वैल्यू वन इंटू टू इंटू वन बाई ई टू दी पावर जीरो, ई टू दी पावर जीरो वन हो जाएगा। तो कुल मिला के लिमिट वैल्यू आ गया टू। अब ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ी में क्या कर दीजिए, टू ऑप्शन ए को करेक्ट कर दीजिए, भैया हमें इस टू को डिफरेंशिएट करना है, टू एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आपका नजर स्लिप हुआ तो आप सिर्फ लिमिट निकाले, आपको टू दिखा, आपने मार दिया, अरे चलो ये तो बहुत आसान था, ए आ गया। तो लिमिट आना है, आ रहा है, तो भी थोड़ा सा सावधान रहिए, हड़बड़ा के एकदम से नहीं करिएगा, किसी भी अगल बगल वाले पे विश्वास नहीं करना है, आपको जो आता है पहले वो बनाइए, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अपना छोड़ के अगल बगल वाले का हिंट का इंतजार करने लगते हैं, वो सब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप खुद से करिए, ठीक है, उसके बाद जो होना होगा सो होगा। तो सबसे पहले आप खुद पे ट्रस्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन करना है लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ना आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर में वन बाई टू है, आप चाहे तो चेन रूल लगाइए तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन लॉग है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है रूट में है मतलब पावर वन बाई टू है, जो पावर रहता है वो गुना में आ जाता है, तो बाहर आ गया। तो अब चेन रूल लगाइएगा तो एक बार कम लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, लॉग एक्स रहता तब तो ठीक था, तो यहाँ पे जो x है आपको इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो लॉग है, लॉग का सीधे कहां चला जाता है, नीचे, वन बाई में आ जाता है, यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखिए वन बाई टू जो है इसको नहीं भूलिएगा, ये है बेचारा अभी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे आ गया, और इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो वो हो गया जीरो, 2 से 2 कट गया, फाइनल आंसर क्या आया, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो 21 का डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। यहां पे फिर क्या है, d अपॉन डी एक्स, देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है, तो tan इनवर्स रूट अंडर वन माइनस कॉस एक्स, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और वन प्लस कॉस टू थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो अगर आपको याद है तो आप पुट करिए, टू से टू कट गया, अब साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा बाई टू, चूंकि रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो चूंकि हमने थीटा लिख दिया है, आप एक्स लिखिए क्योंकि फॉर्मूला जो है हमने थीटा में याद किया था, तो tan इनवर्स tan x बाई टू था स्क्वायर में, रूट के कारण वो भाग गया, और tan इनवर्स tan खत्म हो गया, तो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन किसका निकालना है, तो x बाई टू का, वन बाई टू तो कांस्टेंट होता है, वन बाई टू बाहर आ गया, dx बाई dx वन हो गया, तो फाइनली डिफरेंशिएशन क्या हो गया, वन बाई टू। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उनको भी इस बात का, जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि भैया वैसा ना क्वेश्चन सेट कर दे कि उसको बनाने में ही 4-5 नंबर इतना मेहनत करना पड़ जाए, तो वो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिकी होता है। अब अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो वो अलग बात है, तो हमने इसका कितना आंसर लाया था, वन बाई टू, तो आवर करेक्ट आंसर इज वन बाई टू, ठीक है। 23 लॉग tan x, ठीक है,
तो भैया इसमें भी आपका लगेगा चेन रूल। लॉग tan x है, लॉग x रहता है तो 1/x हो जाता है x के रेस्पेक्ट में। तो हम सबसे पहले tan x के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर tan x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। लॉग किसका फंक्शन है? tan x का, तो इसीलिए हमने tan x के रेस्पेक्ट में किया, तो 1/tan x, और tan x का क्या हो गया? तो sec स्क्वायर x। ठीक है, अब या तो tan x को अगर आप ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, या फिर साइन बाई कॉस, तो आप इसको लिख सकते हैं cot x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, cot x को क्या लिख सकते हैं आप? cos x बाई साइन एक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं? तो 1/cos स्क्वायर एक्स। एक cos तो इसको खा गया, तो 1/sin x इज cosec x और 1/cos x इज sec x। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर cot x इंटू सेक स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा मेरा सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। cosec x इंटू sec x किस में दिख रहा है? तो डी में दिख रहा है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पे क्या करना है? प्रोडक्ट रूल लगाना है। x इंटू ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको क्या करना है? आपको सिखाया गया होगा कि अगर आप फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिएगा तो दूसरा वाला फंक्शन गुना में चला जाता है। अगले बार ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होगा तो x गुना में आ जाएगा। तो dx by dx 1 इंटू ई टू दी पावर x, और ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x ही होता है और x इसके गुना में है। तो अगर आप ई टू दी पावर x को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस x, ये थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर अगर ऐसा है कि आपको लगे कि भैया नहीं देख लेते हैं क्या है कैसे है, तो पता चलेगा कि e टू दी पावर x यहीं पर आंसर दे दिया है, e टू दी पावर x प्लस x इंटू ई टू दी पावर x। तो आई थिंक कि आपका जो बी ऑप्शन है e टू दी पावर x प्लस x इंटू ई टू दी पावर x, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बी और सी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे e टू दी पावर x है और यहाँ पे x प्लस है, तो थोड़ा सा सावधानी से, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और 1 घंटा 15 मिनट देना है। ठीक, आप पहले भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो क्यों नहीं हम अपने पूरे टाइम का अच्छे से उपयोग करें और गलत होने से बच जाए। अब है क्या कि यहाँ पे हल पूछ रहा है, सॉल्यूशन पूछ रहा है, किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। सेम बात है भैया, हम क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल, dy के साथ x वाला है, dx के साथ y वाला है, तो आप क्या करिए? भेजिए, जो उधर गुना में है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में, और जो इधर गुना में है वो उधर जाएगा तो भाग में। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाता है हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन लेने के बाद ये LHS में मिला tan इनवर्स y और RHS में मिला tan इनवर्स x, और प्लस c कर सकते हैं। देखिए ऐसा कोई आंसर है tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, तो हाँ हमारा बी ऑप्शन सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। 25 तक हो गया है। 26, अब देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक ना, यहाँ पे पावर 9 है। मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं। आपको क्या करना है? अगर आप यहाँ पे जाते हैं 0 से π/2 तक करते हैं, ठीक है, और साइन का पावर 9 है, ऑड नंबर है लेकिन थोड़ा बड़ा है, तो साइन के पावर 8x इंटू साइन एक्स इंटू dx। एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, 0 से π/2 कर दीजिए और साइन के पावर 8x को लिख दीजिए साइन स्क्वायर x का पावर 4, तो साइन का पावर 8 हो जाएगा, और साइन x इंटू dx को एक जगह कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं? जिनको अगर दिख गया होगा वो समझ रहे होंगे कि साइन को बदलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 4 कर देंगे, और यहाँ पे हो गया साइन एक्स इंटू डीएक्स। अब फायदा क्या है भैया इस तरह से लिखने में कि आपको क्या पुट करना है? हम ऊपर में पुट कर दे रहे हैं कि पुट अगर पावर ऑड है, साइन का पावर ऑड है, तो पुट cos x इज इक्वल टू टी। ये सब रूल होता था इंटीग्रेशन का। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू हम माइनस dt लिख दें। और जब भी हम लिमिट वाले क्वेश्चन में कुछ भी पुट करते हैं तो हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट भी पुट करना होता है। तो x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 1, क्योंकि cos 0 1 होता है। एंड व्हेन x इज इक्वल टू π/2 देन t इज इक्वल टू cos π/2 यानी कि 0। तो अब जो आपका नया वाला जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? ध्यान से देखिए, जीरो से सॉरी जीरो के केस में 1 आया है, ठीक है, जीरो के केस में क्या आया है? 1, तो 1 से लेके 0 तक, और यहां पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर का पावर 4, और यहां पे आ जाएगा माइनस dt, साइन एक्स dx माइनस dt आया। फिर वही हम लिमिट को अगर स्वैप करते हैं, 1 से 0 है, 0 से 1 करेंगे तो यहां पे लगाना पड़ेगा माइनस,
और अगर आपको बाइनोमियल आता है तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। टी स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा टी स्क्वायर है ना कि टी है। तो पहला टर्म तो ठीक है हमारा कि 1 हो गया, ठीक है, पहला टर्म क्या हो गया 1। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 4c0, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख देता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा पेचीदा होने वाला है। तो -4t² प्लस 6t⁴ माइनस 4t⁴ और प्लस प्लस ही होगा ना, हाँ, प्लस t⁴ 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, ठीक है, ऐसे ही होता है। और ये इसका हमारा क्या हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन, और ये माइनस वाला जो हमारा dt है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब आप इसको यहाँ पे जब इसको एक्सपैंड करेंगे और एक्सपैंड करके जब आप इसका, जैसे अभी तो 0 से 1 है, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा t, 1 का क्या हो जाएगा t हो जाएगा। फिर उसके बाद t के रिस्पेक्ट में कर रहा है, -4t² है तो t³ 6 इंटू t⁵ माइनस 4 इंटू t⁵ और प्लस t⁹ लिमिट कहां से कहां तक पुट करना है, तो 0 से लेके 1 तक। देखिए जब हायर क्लास में जाइएगा, अगर इंजीनियरिंग करने जाते हो, वहां भी पढ़ना है, बीएससी में भी पढ़ना है बीटा गामा फंक्शन, उससे ये बड़ा आसानी से निकल जाता है क्योंकि पावर ज्यादा है, ठीक है। तो उस केस के लिए अगर आप देखते हैं तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 0 के केस में तो 0 हो जाएगा, तो 1 - 4/3, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 1 - 4/3 प्लस 6/5 माइनस 4/7, देखिए, और प्लस 1/9। अगर आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल वैल्यू है वो आएगा 128/315, ठीक है। ये चूंकि इस क्वेश्चन को ऑलरेडी बैच के बच्चों ने पूछा था, तो इसमें कोई ऑप्शन ही सही नहीं है, तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंटेड है या तो फिर इसका ऑप्शन मिसप्रिंटेड है। एक तो ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए ऑब्जेक्टिव में क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। ये अगर दे भी तो 5 नंबर में दे, 2 नंबर में भी नहीं चलेगा ये। तो आई थिंक कि उन्होंने कुछ पूछना चाहा होगा, पर यहाँ पे ये मिसप्रिंटेड है ये क्वेश्चन जो है 26। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो हमारे सही नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे से कुछ इस क्वेश्चन को डील करने में कुछ दिक्कत हुई है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो अपने तरफ से बताया इसको। अब यहाँ पे देखिए cos 1/2x है। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि भैया x में जो भी कोफिशिएंट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax, अगर किसी ने पूछा आपसे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx, अगर आपने अच्छे से पढ़ा इंटीग्रेशन तो आपको सीधे बताया जाता है भैया sin ax/a कर दो और प्लस c कर दो, और नहीं तो 1/2x को t पुट करो, फिर x dx 2dt हो जाएगा। तो उस हिसाब से करते हैं तो cos का हो जाएगा sin 1/2x एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1/2 और प्लस c या प्लस के, तो 1/2 बटा के बटा में है तो ये चला जाएगा गुना में, तो कुल मिला के 2 इंटू साइन 1/2x प्लस c, ठीक है। तो अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो ये क्वेश्चन तो सही है, तो हमारा 2 चला गया है ऊपर, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है, 2 sin 1/2 यानी कि x/2, 2 sin x/2 प्लस c, ठीक है। थोड़ा सा चारों ऑप्शंस को देख लिया कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में कुछ और ही देख के कुछ और ही टिक लग जाए, तो इन सब सिचुएशंस में देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है क्या, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको AQ माइनस BQ का फॉर्मूला याद है तो आपको पता ही होगा कि AQ माइनस BQ क्या होता है, A माइनस B, A² प्लस AB प्लस B², ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे x³ -1 है तो आप इसको लिखिएगा तो x -1 x² प्लस x प्लस 1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1, और यहाँ पे ये dx है। ये दोनों तो सही हो गए बेचारे। अब यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x² 2 माइनस x, लिमिट इसमें पुट करना है क्या, नहीं, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस c, तो x² 2 माइनस x और प्लस c या प्लस के जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लस है, लिमिट रहता तो लिमिट पुट कर देते, तो x² 2 माइनस x² 2 माइनस x प्लस, तो d हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर a जो है उसमें x और y कोई दो एलिमेंट है तो a में कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ a यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a अगर मान लीजिए x है
या फिर कुछ भी एक नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? अगर आपने याद किया होगा तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होता है कि भैया ए में जितने मेंबर हैं उसके पावर में मॉडुलस, कहने यहाँ मॉडुलस तो कहना ठीक नहीं होगा, एक कार्डिनल नंबर, यानी कि किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। तो भैया ए में कितने नंबर है? 2, तो 2 के पावर कितने? तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 4, तो 2 का पावर 4 कितना हो गया? 16। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 16। ठीक, दूसरा लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर आपको पता है कि बाइनरी ऑपरेशन कहते किसको है, तो बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा ऑपरेशन जो ए क्रॉस ए से ए में होता हो। ठीक है, तो उन सारे फंक्शंस को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर ए में सपोज करिए कि ए में एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर। और कितने फंक्शंस ऐसे बन सकते हैं? तो एन का पावर एन स्क्वायर। अगर आपको वो लॉजिक भी याद है तब भी आप निकाल सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन के डेफिनेशन की मदद से। लेकिन आई थिंक कि आपको ये पता होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बहुत जगह ऐसा लिखा रहता है, बहुत जगह ऐसा लिखा रहता है, तो इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कहता है कि if such that R2R is a function, f inverse R will exist if, तो भैया कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 ऑन टू हो। तो इसमें तो कुछ शक ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। अब आ जाइए 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 क्या कहता है? 31 को देखिए जरा, कहता है fx1 is equal to fx2, this implies that x1 is equal to x2। बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। fx1 is equal to fx2, ये तो डेफिनेशन ही है, this implies that x1 is equal to x2। अगर ऐसा होता है तो उस फंक्शन में एक चीज की गारंटी हो जाती है कि भैया वो फंक्शन 1 1 है। और 1 1 ऑन टू है या इनटू है ये तो हम नहीं जानते, पर 1 1 है, इसकी गारंटी है। तो उस हिसाब से अगर ये आपका जो 31 है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 1 फंक्शन है ये। अब 32 है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आप फॉर्मूला ढंग से याद करते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। तो cosec इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू sin इनवर्स x, और sin इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, ये सब वहां पे लागू होता है। इसको 33 को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे sin इनवर्स x है और माइनस cos इनवर्स माइनस x है, तो अगर आपको याद है तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x। हम आपको याद दिला देते हैं, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। उसके बाद क्या होता है? sec इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, याद रखिएगा इसको। और cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। और बाकी तीन का सीधे माइनस बाहर निकल जाता है। इसी बहाने आपका ये फॉर्मूला का रिवीजन हो गया। sin इनवर्स माइनस x इज माइनस sin इनवर्स x, और tan इनवर्स माइनस x इज माइनस tan इनवर्स x, और cosec इनवर्स माइनस x इज माइनस cosec इनवर्स x। तो ये हमारा तीन केस में माइनस होता है, तीन केस में पाई लगता है, तो इसीलिए हमने वो फॉर्मूला लगा दिया। अब जब माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस cos इनवर्स x। अब समझ में आया? साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2। पाई बाई 2 माइनस पाई, पाई में से पाई बाई 2 घटाएंगे तो माइनस पाई बाई 2 बचेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब भैया एक चीज जान जाओ, tan इनवर्स आलू प्लस cot इनवर्स आलू, जैसे sin इनवर्स आलू प्लस cos इनवर्स आलू का कंसेप्ट जो है वैसे ही है, ये मैंने क्लास में भी बताया था। तो cot इनवर्स आलू, अब भैया ये आलू है, ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है, बस दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो इसका वैल्यू पाई बाई 2 होगा। तीन तरह के फॉर्मूला होते थे, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो tan इनवर्स x बाई y, अगर आपको नहीं दिख रहा है आप x बाई y को आलू मान लीजिए, तो दोनों आलू आलू हो गए, तो अब इसका वैल्यू सीधे पाई बाई 2 होगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, बस आपको घुमाने के लिए ऐसा दे दिया इसने। तो tan इनवर्स x बाई y प्लस cot इनवर्स x बाई y इज इक्वल टू पाई बाई 2। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? दिस वन। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपसे पूछता है tan इनवर्स 1 by 2 प्लस tan इनवर्स 1 by 3 क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला अगर है तो बहुत इत्मीनान से और आराम से लगाइए, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब आप खुद देखिए, x की जगह पे क्या है? 1 by 2 है, और यहाँ पे y की जगह पे है 1 by 3, और यहाँ पे 1 माइनस 1 by 2 इंटू 1 by 3। ठीक है,
बटा का जोड़ आपको आता ही होगा। तो कुल मिला के ये हो गया tan इनवर्स ऊपर में 3 + 2/5 और 1 - 1/6। तो ऊपर में हो गया tan इनवर्स 6 हो जाएगा यहाँ पे, 3 और 2 का एलसीएम, तो 5/6 और 1 में से 1/6 को घटाएंगे तो 6 - 1 इज 5/6। दोनों सेम टू सेम है, कैंसिल होकर tan इनवर्स 1 आ गया और tan इनवर्स 1 का वैल्यू आपको पता है 45 डिग्री या π/4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। बी क्या है? π/4 है। थोड़ा सा टिक मारने से पहले बार बार हम आपको बता रहे हैं कि टिक मारने से पहले एक बार आप चारों ऑप्शंस को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो हड़बड़ी में गड़बड़ होने का पूरा पूरा संभावना है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, पूछता है x का मान क्या होगा। डिटर्मिनेंट का मान कैसे होता है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आपको पता ही होगा। तो x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज इक्वल टू -10। इधर खींच के ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 5 दूना 10 और -5 और -2 मिलके -7 हो जाएंगे, गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका, 10 भी मिल जाएगा। तो फैक्टराइजेशन आपको आता ही होगा, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x - 5 इंटू x - 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 and 5, दीज आर द टू आंसर्स। ध्यान से देखना है, 2 and 5 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब कहता है उसी तरह से 37 कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हैविंग टू कॉलम आइडेंटिकल। एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसके दो कॉलम यानी कि C1 और C2 दोनों बराबर हो गए। तो ये तो प्रॉपर्टी ही है डिटर्मिनेंट का कि कोई भी दो रो या दो कॉलम या तो बराबर हो जाएं या फिर प्रोपोर्शनल हो जाएं या उसके सारे एलिमेंट 0 हो जाएं। उस केस में उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो जैसे ही द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हैविंग टू कॉलम्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब एकदम सेम टू सेम, बराबर बराबर, तो उस केस में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सी। इसका हमने 2 5 निकाला था। कुछ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो इसीलिए वो दो बार दिख रहा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है एबीसी आर इन एपी। अब आप खुद बताइए, अगर एबीसी एपी में है तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए 11th का कंसेप्ट यूज हो रहा है ना, तो बिना 11th के 12th पे कमांड करना बड़ा मुश्किल है, कुछ बच्चे इसमें पीछे रह जाते हैं। तो T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2, माइनस बी को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। अब अगर किसी ने बोला कि भैया a प्लस सी में से 2b को घटा दे तो क्या आएगा? 0 आएगा। हमें इसका मान मिल गया। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये बहुत ही फेमस और बहुत बार बनाया होगा आपने, एनसीईआरटी में भी होगा, आरडी शर्मा में भी है, केसी सिन्हा में भी है, सभी बुक में है ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत मजेदार क्वेश्चन है। किसी के सॉल्व एग्जाम्पल में है तो किसी के एक्सरसाइज में है, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एक ऑपरेशन लगाना है, R1 बिकम्स R1 प्लस R2। तो आप क्या करिए, R1 में सॉरी R3 को जोड़िए, न कि R2 को। R3 को बाद में घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x + 1 है, 2x + 3 है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x + 4। यहाँ पे क्या है? 2x + 2 है और R3 में है 2x + 4, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x + 2x सॉरी 4x, 2x + 2x क्या हो गया? 4x और प्लस a प्लस c। और बाकी तो हमने कहीं पे कुछ बदलाव किया नहीं है, तो बाकी जो जैसा है उसको वैसा लिख दीजिए। 2x + b है यहाँ पे, और जब ये आपका हो जाए तो 2x + 3, 2x + 4 एंड 2x + c। अब क्या करना है आपको? अब नया वाला ये तो हमने लगाया इस पे, अब क्या करना है? अब आप यहाँ पे लगा दीजिए R1 - R2। R1 में से R2 को घटाइए तो 4x + 4 - 2R2 कर दीजिए, सॉरी 2R2 2 से गुना करके घटाइए। तो देखिए 4x + 4 है, 2 से गुना करके घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। 4x + 6 है, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x + 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे जब 2 से गुना करेंगे तो 4x से 4x तो घट गया और फाइनली क्या आया? a + c - 2b। 2 से गुना करके घटा रहे हैं ना, R2 में 2 से गुना करके घटा रहे हैं, बाकी जो भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। और a + c - 2b का वैल्यू कितना है? 0। अगर फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 तो फिर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अब उसके बाद आ जाइए सीधे 39 नंबर क्वेश्चन में, कहता है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है? तो वो तो डेफिनेशन है कि भैया aij = aji, बशर्ते कि आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे n क्रॉस n ऑर्डर दिया हुआ है, मतलब कि मैट्रिक्स स्क्वायर है, और aij = aji, देन दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक।
तो यही हमारा लॉजिक है। ठीक है, अब कहता है कि यदि यहाँ पे जो W लिखा हुआ है उसको आप ओमेगा ही समझिए, तो आपको याद आ जाएगा फटाक से। एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 0 का एक अवास्तविक मूल है। अवास्तविक मूल का मतलब इमेजिनरी। तो एक्स क्यूब माइनस वन दिस इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 का पावर 1/3। और इस केस में आपको x के 3 मान मिलते थे, 11th में पढ़ा हुआ है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको w बोल दे, ओमेगा बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे हम ओमेगा ही कहते थे, ओमेगा ही होता है सामान्यतः इन जनरल। तो अब इसका प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, एक प्रॉपर्टी जो सबसे सुपर डुपर हिट है। और दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है वो 0। ये दो प्रॉपर्टी तो हम लोगों को एकदम से मुंह जबानी याद हो जाता है। तो अभी क्या कहता है कि भैया यहाँ पे ओमेगा वही चीज है जो डब्ल्यू के जैसा दिख रहा है, ये ओमेगा ही है। अब कहता है कि अब बताइए कि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमने कहा कि एक प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करिए? चूंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो C1 बिकम्स C1 प्लस C2 प्लस C3, या फिर R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, जो आपको ठीक लगे लगा दीजिए, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, और बाकी जो जैसा है उसको वहां पे रहने दीजिए। जैसे ये क्या था, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था पहले रो में, दूसरे रो में ओमेगा स्क्वायर 1 था। हमने क्या किया, कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दिया। अब बताइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले कॉलम के सभी एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 0 0। अब बाकी आपका कुछ भी हो, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया डी। ठीक है, अब उसके बाद कहता है ए ट्रांसपोज निकालने के लिए 41, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसका अगर ऑर्डर बताना चाहते हैं तो बताइए ए का ऑर्डर क्या है, इसमें रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3। ए ट्रांसपोज में हम लोग क्या कहते हैं, जो फर्स्ट रो होता है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं 1 2 3, और जो सेकंड रो होता है उसको सेकंड कॉलम में लिख देते हैं। तो इसका ध्यान से ऑप्शन देखिएगा। तो सबसे पहली बात बी तो देखने ही से कट गया, ये दोनों में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए, ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में आपका आंसर ही गलत हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसका 41 का, डी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद कहता है 42, 42 क्या कहता है वो देखिए, ए मैट्रिक्स हैज 4 रोज एंड ईच रो हैज 3 एलिमेंट। ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स के पास कितने रो है 1 2 3, और प्रत्येक के पास कितने एलिमेंट है 3। 4 रोज है, हमने 3 ही लाइन खींचा था, तो 1 2 3। अब अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसमें 4 रो है और प्रत्येक रो में 3 एलिमेंट है, तो ऑर्डर क्या होता है 4 क्रॉस 3, 3 कॉलम हो गए 4 हो गए। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा, 3 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 3 में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रो पहले ही बोल दिया है 4। तो 4 क्रॉस 3 इज आवर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्या कहता है, ए स्क्वायर निकालने के लिए कहता है। तो भैया ए स्क्वायर अगर आप निकालने जाएंगे, चलिए हम यहाँ पे लिख ही देते हैं 1 1 1 1 1 1। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए का ए से गुना करना है। वैसे जिनको आता होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, वो तो देख के ही बता देंगे कि भैया किसी भी रो को जब किसी भी कॉलम से गुना करेंगे, जैसे हम कैसे गुना करते थे कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होता था फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, और इस तरह से हम यहाँ पे लिखते जाते थे। तो हर केस में 1 1 1 यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा। तो जैसे ही यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 हर केस में आ जाएगा ना, जब गुना करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, सारे के 9 एलिमेंट यही आएंगे। तो जब सब में 1 प्लस 1 आएंगे मतलब क्या आ गया 3 3 3, यानी कि मैट्रिक्स कैसा मिला 3 3 3। सब में तो वही आंसर आना है क्योंकि 1 1 1 ही है। और मैट्रिक्स से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कॉमन निकल जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन निकाल रहे हैं, तो 3 3 3 हो गया। तो कुल मिला के 3 इंटू ए, यानी यही वाला मैट्रिक्स ए था ना, इसी का स्क्वायर किया था ना हमने, तो 3a इज द करेक्ट आंसर। तो आपका 43 का आंसर क्या हो गया 3a। 44 में आइए, 44 कहता है कि अगर a इतना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नन ऑफ दिस कहता है। तो सबसे पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को ही निकाल लेते हैं 1 2 4 3। तो जब आप यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3। तो क्या डिटर्मिनेंट इसका 0 है? नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। और जब किसी भी मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो होता है तो उसे क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर, और उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट कब होता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए। तो सी भी गलत। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। तो कुछ कुछ क्वेश्चन को एनालिसिस करके भी आप बना सकते हैं। अब देखिए 45 है वेक्टर से। वेक्टर में आपको बताया क्या होगा कि कोई भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपने ही वेक्टर के साथ क्या हो जाता है? 0, और डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 1। क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑफ के और साइन कितना? 0 डिग्री, और इनटू यूनिट वेक्टर एन। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं कि ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, इन दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन। तो अगर के और के का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर अपने साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, और साइन 0 कितना होता है? 0। तो इसका मॉडुलस कुछ भी हो, कुछ भी बाकी सब आए, साइन 0 0 लेके डूब गया, इसको 0 कर दिया। वही देखिए के डॉट आई। तो अब यहां पे भी अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद करवाना है आप याद कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट से भी कम लगेगा। तो मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी और इनटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा। तो अब आप खुद बताइए कि अगर के और आई, के किसके लॉन्ग होता है? जेड एक्सिस के लॉन्ग। आई किसके लॉन्ग होता है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस इन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। तो थीटा हो गया 90, और दोनों का मॉडुलस तो वैसे 1 ही होता है। तो cos 90 कितना होगा? cos 90 होता है 0। तो यहां पर k डॉट आई क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये सब बहुत बेसिक बात है, आप लोगों को फिजिक्स वाले सर भी बताते हैं ये सब। अब कहता है कि 3 वेक्टर्स हैं, वो कोप्लानर कब होंगे? तो कोप्लानर कब होते हैं? जब वो एक ही प्लेन में होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 है, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देता है? एरिया ऑफ द क्यूबाइड, पैरेललोपिड देता है। अगर 90 डिग्री पे नहीं है तो पैरेललोपिड देता है। तो अगर तीनों के तीनों अगर वेक्टर एक ही प्लेन में हो गए तब तो वहां पे पैरेललोपिड बनेगा ही नहीं। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी वो एक प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए। सी गलत, ए भी गलत, बी है ए डॉट बी क्रॉस सी सही, और डी में प्लस दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब कहता है कि 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं। मान लीजिए पहला वेक्टर है ए, तो ये क्या है? 2i प्लस 5j और प्लस के। और दूसरा वेक्टर है बी, तो बी क्या है आपका? 3i माइनस 2j प्लस 4k। ठीक, कहता है पैरेलल है, इक्वल है। इक्वल तो है नहीं, काट दीजिए इसको, देखने ही से पता चल रहा है इक्वल नहीं है। पैरेलल होने में क्या होता है? a इज इक्वल टू लैम्डा बी, यानी कि किसी एक वेक्टर में किसी नंबर से गुना करें और हमें दूसरा वेक्टर मिल जाए। तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब a डॉट बी इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो हम कह देंगे कि भैया ये क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है। अगर वो भी नहीं हुआ तो डी हो जाएगा ऑप्शन। तो a डॉट बी करिए। a डॉट बी आपको आना चाहिए दिस इंटू दिस, तो 3 दूना 6, 5 गुने माइनस 2 माइनस 10, और 4 गुने 1 बराबर 4। तो कुल मिला के ये हो गया 0। 6 प्लस 4 इज 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तो दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। 48 के बाद आ जाइए 49। 49 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो चलिए 49 में क्या दिया हुआ है इसको जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। 49 में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी 0 है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए इसको देना चाहिए था इसको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया है, कोई बात नहीं है, कर लेते हैं सॉल्व। तो a, अगर मान लीजिए कि पहले में अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं a के साथ तो क्या हो जाएगा? a डॉट बी और a डॉट सी, सॉरी प्लस में है, और a डॉट सी। 0 में करिएगा तो 0 ही वेक्टर होगा, ठीक। इसको मान लीजिए 2। इसी 1 में b के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा? a डॉट बी, b डॉट बी और b डॉट सी। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो इसलिए b को पहले लिखे बाद में लिखे, और c के साथ भी कर दीजिए। जो दिया हुआ डाटा है ना यहाँ पे, इसी में एक बार a के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालिए, एक बार b के साथ निकालिए, एक बार c के साथ निकालिए। तो क्या हो जाएगा? a डॉट सी, b डॉट सी और c डॉट सी। तो ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी वेक्टर a को a से गुना करते हैं तो मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर मिलता है, जिसको हम लोग a स्क्वायर ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए a डॉट ए स्क्वायर, बी डॉट बी स्क्वायर और सी डॉट सी स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के क्या हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। ए डॉट बी यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, दिख रहा है। तो 2a डॉट बी हो गया
और ए डॉट सी यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 बार ये भी मिल रहा है और 2 बार बी डॉट सी भी मिल रहा है। ध्यान से देखिए, तो क्या हो गया, बी डॉट सी भी 2 बार और इसका वैल्यू तो 0 ही होगा क्योंकि हमने ऐड किया है सभी को, तीनों को, 3 2 3 4 को हमने जोड़ दिया, तो 0 0 0 तो 0 ही होगा। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर और इसको इज इक्वल टू ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा और a डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए या a डॉट सी, जो आपको ठीक लगे आप लिख दीजिए। हमें किसका वैल्यू निकालना है, इस ब्रैकेट वाले का, तो -2 को इधर ले आइए, तो ये क्या हो गया, 9 जोड़ 16 जोड़ 25 अब बटा -2, तो 16 9 25 25 50, 50 बटा -2 बराबर -25, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, -25, तो बी इज योर आंसर। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है, लॉजिकल क्वेश्चंस है, थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर वाले में भी पूछा जा सकता है। अभी देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, बी बी सी है, ए बी सी नहीं है, बी बी सी है, तो अगर बी बी सी दिया हुआ है यानी कि 2 वेक्टर जैसे ही इक्वल होते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0, क्योंकि अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बी क्रॉस बी और डॉट सी, 2 वेक्टर का जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा वो 0 वेक्टर हो जाएगा, तो 0 वेक्टर तो आना ही है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी बी सी का क्या हो जाएगा, 0। अब कहता है कि ए और बी पैरेलल हैं, पैरेलल होने का क्या मतलब, दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए और 90 डिग्री डॉट प्रोडक्ट में आता है, सॉरी, ए और बी पैरेलल है, परपेंडिकुलर होता तो 90 डिग्री होता, अगर ए और बी पैरेलल है मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो और साइन 0 0 होता है ना, साइन थीटा की जगह पर अगर साइन 0 रखिएगा तो 0, तो निश्चित है कि ए क्रॉस बी को 0 होना पड़ेगा। वैसे ये बहुत बेसिक बात है लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अगर 0 वेक्टर होगा तभी ये आपका क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। ठीक, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। अगर पैरेलल है, परपेंडिकुलर होते तो ए डॉट बी 0 हो जाता, याद रखिएगा, अगर ए और बी परपेंडिकुलर है, अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने डील भी किया था, तो ए डॉट बी 0 होगा, ठीक है, और पैरेलल है तो ए क्रॉस बी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब कहता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में अगर आपको याद हो तो आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू पी, ऐसा ही हम लोग याद करते थे। और अगर आप इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे तो Lx प्लस My प्लस Nz दिस इज इक्वल टू P या D, बहुत सारे राइटर D भी लिख देते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म कौन सा है, Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P, तो 52 का आंसर कौन सा हो गया, 52 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कहता है कि 2 लाइंस हैं, if the direction cosine of 2 lines are L1 M1 N1 and L2 M2 N2 then the cosine of the angle, तो अगर आपको पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता था, डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, तो L1 L2 M1 M2 और N1 N2, लेकिन वही अगर डायरेक्शन रेशियो दिया रहता तो उस केस में cos थीटा क्या हो जाता, याद कर लीजिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये कब होता था, जब डायरेक्शन रेशियो पता रहता था, और इस केस में क्या होता था, डायरेक्शन कोसाइन पता रहता था, तो ये हो जाता था, क्योंकि उस समय इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, डायरेक्शन कोसाइन के केस में क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाता है 1। अब हमारा कितना, इसका आपने टिक नहीं किया क्या, हाँ, तो इसका 53 का हम टिक कर देते हैं, 53 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, cos थीटा का मान पूछ रहा था, डायरेक्शन एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, अगर एंगल बिटवीन देम इज थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अब कहता है कि x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, तो x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन, तो x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन होगी 100, क्योंकि x एक्सिस अपने साथ कितने डिग्री कौन बनाएगा, 0 का, तो cos 0 इज 1 और y एक्सिस के साथ 90, तो cos 90 0 sin 90 0। अगर अल्फा बीटा गामा अगर एंगल बनता है, कोई लाइन अगर एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा किसके साथ, x y और z एक्सिस के साथ, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाते थे, cos अल्फा जिसको हम l कहते थे, cos बीटा जिसको हम m कहते थे, और cos गामा जिसको हम n कहते थे। तो यहाँ पर याद भी होगा और नहीं तो आप इस तरह से एनालिसिस करके भी निकाल सकते हैं। तो 54 का ऑप्शन हो गया 100। 55 नंबर कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष यानी कि वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर, तो मान लीजिए ना, ए मान लीजिए,
इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। तो ए बी निकालिए। तो ए बी क्या निकाले, ए बी स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, या ए बी निकालिएगा तो रूट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे ए बी माइनस 2, एक्चुअली 5 माइनस 2 हम ए सी निकाल रहे हैं, सॉरी नजर मेरा ए सी पे है। तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 5 माइनस 2 इज 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 2 प्लस 3 इज 1 और ये तो हो गया 0। कुल मिला के ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर आ गया 10, ए सी स्क्वायर आया। मैंने लिखा था ए बी, पर हम कर रहे थे ए सी। अब ए बी स्क्वायर में ए और बी अगल बगल में है, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 0 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं हम यहाँ पे, और 4 माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 16 प्लस 4 प्लस 9 तो 29 हो गया। ठीक है, स्क्वायर निकाल रहे हैं क्योंकि अगर हमें एसी निकालना होगा तो सीधे रूट लगा देंगे। तो एसी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, अब कौन सा बी सी स्क्वायर बच गया। तो बी और सी का निकालिए, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 इज ऑल्सो माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस 9 प्लस 9। ठीक है, तो दिस इज 19। तो एक चीज आपको दिखना चाहिए कि 19 में अगर 10 जोड़ दे तो 29 होगा। 19 प्लस 10 इज इक्वल टू 29, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस साहब का दिया हुआ थ्योरम है, बताइए पाइथागोरस साहब का ये थ्योरम किस ट्राइंगल में लागू होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में लागू होता है, समकोण त्रिभुज में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, समबाहु नहीं, ये लग रहा है ऊपर में चला गया, तो ऑप्शन सी। अच्छा, इक्विलैटरल किसको कहते हैं, जब तीनों बराबर हो, तो तीनों तो बराबर है नहीं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, 56 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी ए और पी ए डैश का, तो किसी भी घटना का घटने की प्रोबेबिलिटी और नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी को जब भी हम जोड़ते हैं तो वो 1 आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, 1 माइनस। अब थोड़ा सा सेट थियरी आप अगर याद करते हैं तो दिस इज पी, और ए यूनियन बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपको ये याद होना चाहिए कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कॉम्प्लीमेंट जैसे ही अंदर आता है यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल देता है। दूसरी बात कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई अगर आपको याद हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई डैश। अगर हम ए यूनियन बी को ई मान लेते हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। और ए और बी कोई दो घटनाएं इस प्रकार से हैं कि पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इस माइनस वाले को हम एलएचएस में ले आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें आरएचएस में क्या मिलेगा, पीए प्लस पीबी। ये फॉर्मूला से निकला। पीए का मान कितना दिया हुआ है 0.2 और इसका मान 0.6, दोनों को जोड़ दीजिए 0.8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 8, 0.8 वाला, यानी कि ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अब कहता है कि दो डाइस फेंके जाते हैं। ठीक है, दो डाइस फेंके जाते हैं। डाइस समझते हैं, जो लूडो का जो होता है डाइस, 1 से लेके 6 तक। तो इसके जो सिंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे, 6 इंटू 6 36। और वो कौन से होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 से लेके 1 6 तक। फिर कौन से होंगे 2 1 2 2 से लेके 2 6 तक, और ऐसे ही करते करते कहां तक 6 6 तक, यानी कि 36 केसेस होंगे। आपको कहता है डबलेट चाहिए। डबलेट का मतलब दोनों का रिजल्ट सेम होना चाहिए। तो डबलेट यानी कि इवेंट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो इवेंट में 6 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से, तो 1 1, डबलेट्स में यही ना होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। बात समझ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम है आपका 6। फेवरेबल आउटकम क्या है आपका 6 और
टोटल आउटकम क्या है आपका 36। तो 6/36 इज इक्वल टू 1/6। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 1/6? तो 59 का ऑप्शन हो गया 1/6। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे जो कहता है 60 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स एक ही है, बहुत आसान सा सवाल है। इन जनरल हमें 2 या 3 कंस्ट्रेंट्स दिए रहते थे। ये क्वेश्चन है एलपीपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच देना है, और जो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए रहते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन खींचना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो इज इक्वल टू 6 वाला लाइन खींच दीजिए। तो अगर आप, ये तो बहुत आसान सा लाइन है, ये x एक्सिस को 6 0 पे काटेगा और y एक्सिस को 0 6 पे काटेगा, और दिया हुआ है बगल में कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही कंसीडर करना है, जो कि इन जनरल आपके एलपीपी में यही दिया ही रहता है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही कंसीडर करिए। अब ये कहता है कि हमें मिनिमम करना है, तो मिनिमम, तो ये आपका हो गया फिजिबल रीजन। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा एलपीपी, छोटा सा है यूनिट, तो एलपीपी, तो ये फिजिबल रीजन, और जो इसके कॉर्नर पॉइंट होते हैं वहीं पर हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, इसी को कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यही दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट मिले 0 0, तो आप यहाँ पर x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो 0 0 रखने पे 0 0 आ गया। एक मिला 6 0, तो अगर आप ऐसे भी रखेंगे तो 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 हो गया। और एक मिला था 0 6, तो 0 प्लस 2 इंटू 6 यानी कि 12 मिल गया। तो अब आपको इसमें कहता है मिनिमम कहाँ मिल रहा है, तो मिनिमम तो 0 ही हुआ ना, तो मिनिमम कहाँ मिल रहा है। अगर कोई पूछता है कि द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है, 0 0 पर, और वो वैल्यू है क्या, तो वो वैल्यू है 0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो अब यहाँ पर होता क्या है ना कि x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6, हम चुनते कैसे हैं। तो हमने क्या किया, एक लाइन खींच दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये जो लाइन है ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इधर का एक पॉइंट उठाया हमने, कोई भी एक पॉइंट जो इस लाइन के नीचे है, अगर वो इसको सेटिस्फाई कर गया तो रीजन इसी के तरफ होगा, नहीं किया तो रीजन दूसरे तरफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन रीजन कहाँ मिला हमें, नीचे की तरफ मिला। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया रहता तब देखते कि कौन सा मिनिमम हो गया। मैक्सिमम पूछता, तो मैक्सिमम पूछता इस केस में, तो आप खुद देखिए मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है 0 6 पे, 12 हो जाता मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ए दिया हुआ है 12, बी दिया हुआ है 6 और डी दिया हुआ है 0। ये तीनों कहीं ना कहीं वैल्यू आ रहे हैं, तो ये तीनों कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो गया दिस वन। अब यहां पर देखिए आई क्रॉस जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर में है, तो आई और आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा 0 0 वेक्टर हो गया, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और जब xy इज लेस देन 0 होता है तो इसका वैल्यू हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। और जब आपका xy ग्रेटर देन 1 होता है तो दो केसेस बनते हैं, एक केस में पाई प्लस tan इनवर्स दिस वन जो लिखा है मैंने वो, तो और एक केस में पाई माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मल सा है, xy इज लेस देन 1 के लिए ये था हमारा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो भाई कॉट इनवर्स आलू प्लस टैन इनवर्स आलू, बात समझ रहे हैं, दोनों का सेम फंक्शन है, तो इज इक्वल टू सीधे आप लिख दीजिए पाई बाई 2। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स को हम टैन इनवर्स एक्स लिखना चाहते हैं, लिख दीजिए, और टैन इनवर्स 1 बाई एक्स को हम कॉट इनवर्स एक्स लिखना चाहते हैं, तो अभी तो इसका वैल्यू पाई बाई 2 ही आएगा। तो इसीलिए 63 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। ठीक उसी तरह से cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप ध्यान से याद करिएगा तो आपका ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, और आप 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला याद करते हैं। एक होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है क्या, ठीक है। और सॉरी प्लस होता है, और 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक तीसरा होता है tan के फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला जो है वो किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का ही होता है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही हुआ मेरा, ऑप्शन सी।
अब देखिए साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस, माइनस बाहर निकल जाता है, ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स में माइनस निकल जाता है बाहर। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में माइनस को हटाने के लिए हमें पाई माइनस करना पड़ता है, पहले हमने बता दिया है। तो माइनस लगा रह गया और साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री यानी कि पाई/6 पे ये वैल्यू मिलता है। तो कुल मिला के हमारा जो ऑप्शन होगा वो -पाई/6 होगा। ठीक है, तो 65 भी हो गया। अब यहाँ पे खुद देखिए कॉट ऑफ टैन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, तो दिस इज कॉट टैन इनवर्स आलू प्लस कॉट इनवर्स आलू, बार बार बोल रहा हूं मैं, ये क्या हो गया पाई/2, और पाई/2 कॉट पाई/2 का वैल्यू होना चाहिए 0, ये सब भूलिएगा नहीं, बहुत बेसिक सी बातें हैं ये। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, जैसे ही साइन ऑफ साइन इनवर्स है 1/2 है तो सिर्फ 1/2 होगा, और साइन ऑफ साइन इनवर्स वैनिश हो गया। तो इस हिसाब से 67 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। इंटीग्रेशन ऑफ 3dx 3 है, कांस्टेंट बाहर कर दीजिए dx को, तो कुल मिला के हो जाएगा 3x। ठीक है, और प्लस सी प्लस के जो जोड़ना है जोड़ दीजिए, तो 3x प्लस के इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी हो गया। 68 का क्या हो गया, सी। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या हो जाएगा 69, 69 कहता है x टू द पावर 5 dx, इसका आपको करना है इंटीग्रेशन, तो x टू द पावर 6 कहां से कहां तक लिमिट, तो a से लेके b तक और डिवाइडेड बाय 6, तो या तो आप 1/6 को चाहे तो बाहर कर सकते हैं, तो b टू द पावर 6 माइनस a टू द पावर 6, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है b टू द पावर 6 माइनस a टू द पावर 6 बाय 6, तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर बी। अपर लिमिट b है इसलिए b टू द पावर 6 पॉजिटिव में और a टू द पावर 6 निगेटिव में होगा। ठीक उसी तरह से 69 नंबर क्वेश्चन है, रूट x का आपको करना है इंटीग्रेशन, यानी कि x टू द पावर -1/2 एंड दिस इज इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं +1, लिमिट क्या है आपका 0 से 16। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर 16 तक, ये 2 तो चला गया ऊपर, और 16 का पावर हो गया 1/2, तो 16 का पावर 1/2 4, स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4 दूना 8, दिस इज योर आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 70 का, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ठीक उसी तरह से 71 नंबर है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा, तो साइन इनवर्स x प्लस में देता है 1/√1 - x², और कॉस इनवर्स x क्या देता है, माइनस बस लग जाता है, याद ही होगा आपको। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये तो फॉर्मूला है, तो ये क्या हो गया हमारा 1/√1 - x²। फिर यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, पाई/2 होता है, पाई/2 हमारा कांस्टेंट है वो हो जाएगा बाहर, और यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो पाई/2 इंटू x प्लस सी, अब सी की जगह पे k लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, तो पाई/2 इंटू x प्लस सी, या k कहां पर है, डी में है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 72 के बाद है आपका 73, 73 में कहता है दोनों का दोनों आयोटा है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ, नीचे वाले में थोड़ा क्लियर है कि ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है। तो कहता है कि अगर a इतना है तो a स्क्वायर का मान कितना होगा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गुना कर देना है, आयोटा 0 0 आयोटा, इसको गुना करिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही होगा, तो गुना करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 0, यहाँ पर आयोटा इंटू 0 0 इंटू आयोटा, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर, कोई माइनस माइनस का साइन तो नहीं है ना, नहीं है, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो गया -1 0 0 -1, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारा सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ए वाली वीडियोस तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, और अगर आपको जल्दीबाजी में निकालना होता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो वहां पे क्या करना है, आपको साइन स्कीम पहले लिख देना है और यहाँ पे लगा देना है ट्रांसपोज, क्योंकि एडजॉइंट में हम क्या कहते हैं कि कोफैक्टर्स लिखते हैं फिर उसको ट्रांसपोज करते हैं, तो हमने क्या कर दिया पहले ही ट्रांसपोज लगा दिया, साइन स्कीम लिख देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, अब माइनर ना लिख के हम कोफैक्टर ना लिख के हम माइनर लिख देते हैं, तो 1 का 1 हो जाएगा, और इस 2 का ये 2 हो जाएगा, और इस 2 का ये 2 हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अब जब आप इसको ट्रांसपोज करिएगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो 1 - 2 - 2 1, यानी कि बहुत आसान है, तो 1 - 2 - 2 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ए, सॉरी हाँ नहीं ठीक है, ओके, हम मुझे लगा कि ऊपर में -1 है, तो -1 नहीं है, दोनों 1 1 है, और इधर 2 2 थे, चारों के चारों पॉजिटिव थे,
साइन स्कीम के कारण 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए हमारा सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, या फिर आप समझे तो प्रॉपर्टी भी है कि अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं, ऐसा जहां पे बनता हो, जैसे यहाँ पे क्या है, अपर में ट्रायंगल बन रहा है, नीचे में जीरो है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या फिर स्केलर मैट्रिक्स है, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, बात समझ रहे हैं? कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसके डायगोनल एलिमेंट को गुना कर देना पड़ेगा। तो 3 दूना 6 और गुने 7, 7 छक 42, तो आंसर हो जाएगा 42, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। अब क्या है, 76, ठीक है। तो 76 में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि वेरिएबल को सेपरेट कर ले, वाई स्क्वायर को डी वाई की तरफ और एक्स स्क्वायर को डी एक्स की तरफ कर दें। और जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होता है हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। कांस्टेंट टर्म जोड़ना होता है, आप चाहें तो यहाँ पर के बाई 3 जोड़ दीजिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, के जोड़िए, के बाई 3 जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे 3 से गुना करते हैं तो वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के, ऐसा कोई ऑप्शन है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू के, ऐसा तो ऑप्शन दिख रहा है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू के। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर 76 का बी। अब आ जाइए 77 में, tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमें फिर से क्या करना है, चेन रूल लगाना है। तो tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें इसको tan x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और फिर tan x को हमें क्या करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 tan x, और tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? तो चारों ऑप्शन पे नजर दौड़ाते हैं, आई थिंक डी ही हमारा सही ऑप्शन है, 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। तो 77 का डी। अब यहां पर क्या है, D2 लगा हुआ है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे तो d अपॉन dx बाई dx टू दी पावर 4 बाई dx, यानी कि x टू दी पावर 4 का 2 बार डिफरेंशिएशन करिए तो d अपॉन dx एक बार बाहर रह गया, ये क्या हो गया 4x क्यूब। डिफरेंशिएशन में ऐसा ही होता है, 4 बाहर हो जाएगा तो x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, कुल मिला के हो गया 12x स्क्वायर। कहीं दिख रहा है ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहां पर क्या है, x टू दी पावर 8 है, तो x टू दी पावर 8 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर 9 बाई 9। लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 से लेके 1 तक, 1 पुट करेंगे 1 बाई 9, 0 पुट करेंगे -0, कुल मिला के 1 बाई 9 आंसर है। तो आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x टू दी पावर 9 बाई 9 जो ऑप्शन ए में है उसको मत कर दीजिएगा, क्योंकि वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। हमें लिमिट दिया हुआ है तो हमें फाइनल आंसर लिमिट डालने के बाद बताना है। हमारा आंसर क्या हो गया, 1 बाई 9। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, मैंने बोला था अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप 15 से 20 क्वेश्चन तो सिर्फ फॉर्मूला पे, मैंने सिर्फ देखिए ऑप्शन अच्छे से और आंसर लिखिए। तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इसी बहाने हमें कॉसेक एक्स का भी याद कर लेते हैं, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी है। अब यहाँ पे देखिए ये एक वेक्टर दिया हुआ है और हमें इसका मॉडुलस निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो ये हो गया 4 प्लस 9 प्लस 1, तो 9 और 1 10 और 4 14, स्क्वायर रूट निकला नहीं तो 14 नहीं होगा, रूट अंडर 14 होगा। तो 81 का ऑप्शन हो गया बी। 82 कहता है कि एक प्लेन है 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो कहता है कि इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 7 4 और 2 माइनस 2, सॉरी ये इसके 7 4 माइनस 2 इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, किसके, इस प्लेन के नॉर्मल के जो इस पे परपेंडिकुलर है। अब देखिए यहाँ पे 83 में आपसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा अगर आपको पीए, और हमने अभी जस्ट आपको पिछले क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में जरूर बताया है कि पीए ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस वन, ऐसा होता है। तो पीए कितना दिया हुआ है, पीए दिया हुआ है 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 प्लस 4 और -2, तो 5/8। आई थिंक कैलकुलेशन सही है, तो 5/8 हमारा है यहाँ पे 83 में।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस को बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1/x dx, माइनस हो गया बाहर, 1/x का क्या होता है log x। चूंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है तो जो गुना में रहता है वो कहाँ चला जाता है, पावर में। अगर ऐसा ऑप्शन रहता तो टिक कर देते हैं, जैसे ही पावर में माइनस बन गया तो दिस इज 1/ ऐसा मॉड x लिख देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब ऐसा नहीं कह रहे मिसप्रिंट हो गया होगा, ये हो गया होगा, बहुत बच्चे ओवर स्मार्टनेस में ए ऑप्शन भी मार देते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा हम पढ़े ही नहीं थे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जरूर हो जाएगा। अब कहता है कि अगर एस कोई सैंपल स्पेस हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है। अभी हमने बहुत बार ऊपर में ही डिस्कस कर लिया था, एन ई बाई एन एस, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। तो एन ई बाई एन एस, हड़बड़ी में ए मत मार दीजिएगा। अब कहता है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, किसका, 3i माइनस 4j प्लस 12k का। दिक को, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं उसको। हिंदी की आदत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो 3i प्लस 4j, तो सबसे पहले तो ये अगर कोई वेक्टर a है तो इसका मॉडुलस निकालिएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 25 और प्लस 144 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 13। जो हम मॉडुलस लेते हैं वो क्या हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जैसे ही इसका डायरेक्शन कोसाइन का बात होगा तो 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। अब देखिए इसका, अगर वही डायरेक्शन रेशियो पूछता जो कि पिछले क्वेश्चन में पूछा था तो सीधे 3 माइनस 4 और 12 हो जाता, लेकिन कोसाइन पूछा है तो मॉडुलस से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे रूट 13 नहीं होगा, 13 होगा, क्योंकि हमारा रूट निकल चुका है, 169 आया था। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, रूट अंडर 14 था, 14 नहीं था। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी हमारा सही ऑप्शन है। अब कहता है एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, जेड इज इक्वल टू 0, बहुत फेमस है। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई एक्स वाई प्लेन पूछा तो जेड इज इक्वल टू 0, वाई जेड प्लेन पूछा तो एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स जेड प्लेन पूछा तो वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 87 का सी। अब यहां पर क्या है कि अगर जैसे बहुत सारे राइटर्स क्या करते हैं ना, इसको देखिए डबल लाइंस में ना, बहुत मैंने पहले के बुक में ऐसा मैट्रिक्स को लिखा जाता था डबल लाइंस में, सिंगल लाइन में डिटरमिनेंट को, डबल लाइन में मैट्रिक्स को, जो कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत कम ही लोग यूज करते हैं इसको। तो अगर किसी डिटरमिनेंट में 5 से मल्टीप्लाई करते थे तो किसी रो या किसी कॉलम में करते थे, और किसी मैट्रिक्स में करते थे तो प्रत्येक एलिमेंट में करना पड़ता था। तो 5, 10, 15 एंड 20, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, 5, 10, मैंने प्रत्येक एलिमेंट में 5 से गुना कर दिया हमने, तो आई थिंक कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसको मैट्रिक्स समझना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, डबल लाइन जो खींचा हुआ है ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब फिर से देखिए आपका जो क्वेश्चन है 89, जो मैंने पीछे डिस्कस किया था, भले वहां पे कुछ और रहा हो, पर एबीसी क्या है, एपी में है। फिर वही बात हो गई कि अगर एबीसी एपी में है तो इसका क्या मतलब हुआ कि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, यानी कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो फिर से वही बात हो गई कि अगर a प्लस सी में से 2b को घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो पहले काम क्या करना है, r1 बिकम्स r1 प्लस r3 कर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था। तो r1 प्लस r3 करिएगा तो 6x प्लस 4, 6x प्लस 6, और यहाँ पे 6x प्लस a प्लस सी, और यहाँ पे है आपका 3x प्लस 2, 3x प्लस 3 और 3x प्लस b और c। तो अगर आप इसमें 2 से गुना करके जब घटाइएगा तो इसको 0 कर देगा, इसमें भी 2 से गुना करके घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, और इसमें भी जब 2 से गुना करके घटाइएगा तो 6 तो कट गया, और यहाँ पे माइनस 2 भी हो जाएगा जो कि 0 है यहाँ पे। तो इसलिए इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो एकदम सेम टू सेम है पिछला जो भी क्वेश्चन था। तो अगर आपने देखा है ध्यान से तो आपको याद होगा। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा है, 89 के बाद 89 के बाद है 90। 90 में कहता है कि आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर दिख रहा है। तो आपका यहाँ पर असल में क्या लिखा हुआ है, x प्लस ए का होल क्यूब dx। तो अगर आप यहाँ पे x प्लस ए को टी पुट करिएगा तो dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो x प्लस ए टू दी पावर 4, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाता है, डिवाइडेड बाई 4 प्लस k। क्वेश्चन में k है, हमने यही कर दिया। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है।
बी ऑप्शन सही लग रहा है। तो 90, 90 के बाद कौन सा होगा? 91, 91 चेन रूल लगेगा, बिना चेन रूल के बनेगा नहीं। ठीक, तो साइन किसका फंक्शन है? लॉग एक्स का। साइन किसका फंक्शन है? लॉग एक्स का। ठीक है, तो साइन ऑफ लॉग एक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर लॉग एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन ऑफ लॉग एक्स इज कॉस ऑफ लॉग एक्स, यही ना होगा। और इसमें log x का होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन है, तो ये सही हो गया। अब यहाँ पर a और b तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुटते हैं, 2 प्लस 1 इज 3, 5 प्लस 5 इज 10, 3 प्लस 6 इज 9 एंड 1 प्लस 2 इज 3। तो पहला ही ऑप्शन 3 10 9 3, तो a प्लस b दो मैट्रिक्स का जोड़, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो वो जुट सकता है। अब यहाँ पे देखिए 93 कहता है साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना, तो आप यहाँ पे चेन रूल लगाइए। साइन फंक्शन नहीं है ना, साइन स्क्वायर फंक्शन है, तो आप इसको साइन के रिस्पेक्ट में करिए और फिर साइन को एक्स के रिस्पेक्ट में करिए। तो साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा? तो कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x। अब देखिए कि आपका ऐसा कोई ऑप्शन है, या तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो या फिर साइन 2x हो, तो ऐसा तो सी वाला ऑप्शन है साइन 2x, तो ये हमारा सही हो गया। 94, 94 भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन करना है log ex का, तो आपके पास है, या तो आप चेन रूल लगा दीजिए। अगर आपके पास log का फॉर्मूला है तो आपको पता होना चाहिए कि log m प्लस log n, ठीक है, log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n, तो log e इंटू x है, तो हमने अलग अलग कर दिया। log e का वैल्यू होता है 1, log e का वैल्यू क्या होता है? 1, तो 1 प्लस log x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1 बाई एक्स, दिस इज योर आंसर। या तो आप चेन रूल पे भी कर सकते हैं, तो अभी आपको यही आएगा। अगर आपको मन है चेन रूल पे देखने का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ, कलर बदल देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log ex है, तो आपको ex के रिस्पेक्ट में करना होगा। e एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, और यहाँ पे ऐसे, तो 1 बाई ex, यहाँ पे e निकल गया बाहर और dx बाई dx हो गया 1, तो यहाँ पर e से e कैंसिल हो गया, तो 1 बाई एक्स आपको दोनों केस में आ रहा है, अगर आप लॉग का फॉर्मूला लगाते हैं तब भी और अगर चेन रूल लगाते हैं तब भी। तो फाइनल आंसर क्या आया था? 1 बाई एक्स, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी ऑप्शन सही हुआ। 95, 95 कहता है कि कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए टैन वाले में प्लस होता है और कॉट वाले में माइनस होता है, ठीक है। 96 में क्या है कि ये डिटरमिनेंट है और फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है, सिर्फ डिटरमिनेंट निकाल के मत भाग जाइएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? और 95 का ऑप्शन में हमने टिक नहीं लगाया, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है हमारा, ठीक है। 96 में हमारा क्या आया है? 2x, तो 2x कहीं पे है क्या 96 में? देख लीजिए, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है? 2x है। 97 में दिया हुआ है माइनस, तो माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहां पर लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस सी या के, तो यहां पर ये लिखिएगा क्योंकि यहां पे माइनस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x प्लस सी नहीं होगा। यहाँ पे अगर सिर्फ रहता 1 बाई तो ऐसा कर सकते थे, दूसरा बोला कि सर हमें तो ऐसा बताया ही नहीं गया था, माइनस वाला बताते ही नहीं लोग, तो आप माइनस को निकालिए बाहर और यहाँ पे लिख दीजिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर डीएक्स। तो आपने इसको माइनस लगे रहने दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और चूंकि आंसर में ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी, तो माइनस पाई बाई 2 और प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो गया, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस पाई बाई 2, सी माइनस पाई बाई 2 को आप के मान लीजिए, क्या दिक्कत है? तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस के डायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट लिखिए तब, या फिर अगर आप इसको फॉर्मूला, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं माइनस वाला नहीं बताते हैं कि भैया ये साइन इनवर्स एक्स का इतना होता है, कॉस इनवर्स वाला माइनस ही आता है, तो क्या अलग से बताने जाए,
तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन है बी। अब बताइए आई क्रॉस जे है, क्रॉस वाले में साइक्लिक ऑर्डर में आई जे के, तो साइक्लिक ऑर्डर में है, और के डॉट के इज इक्वल टू 1, तो के डॉट के इज इक्वल टू 1, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 98 का बी। ठीक है, 99 डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 10x, तो ये भी क्या है आपका चेन रूल है, तो डी ऑफ साइन 10x विथ रिस्पेक्ट टू 10x, और फिर 10x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो फाइनली क्या हो जाएगा d sin 10x है, 10x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो cos 10x, और इनटू 10 बाहर निकल जाएगा तो dx इंटू dx1 हो जाएगा, तो 10 इंटू cos 10x, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी है 10 इंटू cos 10x। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x, तो sec स्क्वायर 2x है, तो अगर आप चाहते हैं तो 2x को पुट कर दीजिए t, तो dx का मान क्या हो जाएगा 1/2 dt, और अगर आपको फॉर्मूला पता है कि भैया ax रहता है तो 1/a लगाना पड़ता है, या तो वो कर दीजिए या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t और dx की जगह पे 1/2 dt, तो sec स्क्वायर t का क्या होता है tan t, 1/2 बाहर आ गया, tan t प्लस c या k, और t हमने किसको माना था तो 2x को, तो 2x प्लस सी, अगर आप सॉल्व करके निकाले तब, या फिर अगर आपको फॉर्मूला पता है तब, तो आंसर क्या हो गया tan 2x/2 प्लस सी, ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया सी हो गया। तो मैंने अपने तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आपका ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपका रिवीजन भी करवा दूं, ठीक है। अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके बताइए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो को और अच्छे से अच्छे करके डालूं ताकि आपको जितना फायदा हो सके उतना हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।